हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स के बारे में बात करना है। एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी की जो यूनिट है वो रिएक्शन पे डिपेंड करती है और रिएक्शन में भी इस पे डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी। और डेल्टा एन होता है डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जो केसी है वो वेरी करता रहता है और अलग अलग रिएक्शन के लिए उसकी अलग अलग यूनिट्स आती हैं। तो हमने डेल्टा एन की जब बात करी थी तो हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे। फर्स्ट केस जहाँ डेल्टा एन जो है इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, यानी हमारे पास ऐसी रिएक्शंस हैं जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों बराबर होंगे, और अगर दोनों बराबर होंगे हम उनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस ज़ीरो आएगा। तो ऐसी रिएक्शंस जिनके पास या जिनमें जो डेल्टा एन है वो ज़ीरो है, या फिर जो डेल्टा एन है वो लेस देन ज़ीरो हो सकता है, और तीसरा केस जो है जिसमें डेल्टा एन जो डिफरेंस आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स में वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी 1 या उससे ज़्यादा आ रहा होगा, और लेस देन ज़ीरो में नेगेटिव में वैल्यू जारी होगी। तो हम इन तीनों टाइप्स के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स लिखते हैं, अलग अलग रिएक्शंस लिखते हैं, और उनके लिए हम यूनिट का कैलकुलेशन करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट केस ले लेते हैं। व्हेन delta n is equal to 0, or all those homogeneous reactions, gaseous reactions in which delta n is equal to 0 means total moles of products will be equal to the total moles of reactants। और इसमें जो हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है वो है H2 हाइड्रोजन गैस प्लस I2 in gaseous state। when they react together HI is formed, और बैलेंस करने के लिए हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा देते हैं 2 HI आ रहा है, और ये भी क्या होगा, गैसियस स्टेट में होगा, राइट। तो ये रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं 2, और रिएक्टेंट्स कितने हैं 1 मोल 1 मोल 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो डेल्टा एन आ रहा है वो है 0। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिखना सीखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने कहा था इट्स अ रेशियो जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका कंसंट्रेशन आता है न्यूमरेटर में HI, और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा होगा उसे हम रेज़ टू द पावर कर देंगे अपॉन H2, जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे H2 और I2। एंड आई होप नाउ यू नो कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने लगा रखे हैं इसकी मीनिंग क्या है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है हम इनके मोलर कंसंट्रेशंस की बात कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया केसी का फॉर दिस रिएक्शन और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HI। अब हमें यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो जो हमने रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट्स जो हमने ले रखे हैं इनके मोलर कंसंट्रेशंस हैं। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वी लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि मोल पर लीटर जो है वो यूनिट होगी मोलर कंसंट्रेशन की। तो अब हम ऐसा करते हैं, ये HI है रेज़ टू द पावर 2, तो हम इसके लिए लिख लेते हैं यूनिट मोल पर लीटर, और स्क्वायर है तो ये 2 बार आएगा, तो कुछ इस तरह से लिख लिया। मोल अगेन न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो लीटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। इसी तरह जब हम H2 के लिए, ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, इसकी यूनिट जब हम लिखेंगे मोल पर लीटर, तो ये किस तरह से होगा, मोल पर लीटर हमने लिखा, मोल पर लीटर अभी एज्यूम कर रहे हैं, और ये जो पर लीटर हम ले रहे हैं ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये लीटर ऊपर आ गया। सेम वे जब अब I2 के लिए यूनिट लिखेंगे तो मोल पर लीटर हम लिखेंगे, तो वो जो लीटर होगा या लीटर इन्वर्स जो होगा वो लीटर कहाँ आ जाएगा, वो लीटर आ जाएगा न्यूमरेटर में। आई होप इतनी बात आप समझ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो जो मोल और मोल 2 बार आ रहा है वो कैंसिल हो गया, लीटर और लीटर कैंसिल हो गया। तो यू कैन नाउ सी कि फॉर
all those homogeneous gaseous reaction in which the difference between the number of moles of products and reactant is equal to 0, the Kc will be unitless. There is no unit for this reaction. Same way अगर आप NO के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखें जो आती है N2 plus O2 dioxygen, when they react together NO is formed, और बैलेंस करने के लिए अगेन हमने 2 लगाया हुआ है. अब यू कैन सी कि टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं 2, इसमें से हम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 1 ईच आ रहा है. हम इसको माइनस करेंगे, डेल्टा एन 0 आ रहा होगा, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kc विल बी यूनिटलेस. बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने ऊपर निकाला है, Kc विल बी यूनिटलेस. अब हम एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, PCl5 का डिसोसिएशन. हम पहले खुद चेक कर लेते हैं कि इसमें डेल्टा एन किस तरह से आएगा. कंडीशन हम लिख लेते हैं व्हेन डेल्टा एन. अभी हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है. PCl5 का डिसोसिएशन है. PCl5 जब डिसोसिएट होता है तो हमारे पास आता है PCl3. अगर स्टेट लिखनी है तो स्टेट भी लिख लें, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 प्लस Cl2. सारे एटम बैलेंस हैं इस रिएक्शन में. तो अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो डेल्टा एन अगर हम इसके लिए फाइंड आउट करें तो डेल्टा एन हो जाना चाहिए कितने, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं या मोल्स बोल सकते हैं. ये एक मॉलिक्यूल है PCl3 का, या फिर हम बोलें 1 मोल ऑफ PCl3 है, 1 मोल ऑफ Cl2 है. यानी टोटल जो प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं वो हैं 2 मोल्स. और रिएक्टेंट कितने हैं 1. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 - 1 इज इक्वल टू 1. यानी डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है. यानी डेल्टा एन जो है वो क्या है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हमने सिंबल लगाया था इक्वल टू का, उसे ग्रेटर देन में चेंज कर देते हैं. डेल्टा एन इज़ ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव में वैल्यू जा रही है 1 वैल्यू आ रही है. इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 ऑल्सो. इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू 1 है. अब हमें इसकी यूनिट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे. हमने लिखा Kc, और पहले हम Kc का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. PCl3 आ रहा है कहाँ, न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाइड बाई Cl2. रेस टू द पावर कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों के साथ कोई भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ है. और PCl5 यानी जो रिएक्टेंट है वो चला जाएगा ये अपॉन के नीचे, लाइन के नीचे हमने लिखा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में लिखा है. राइट. अब हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए हम उसकी यूनिट लिखेंगे और वो यूनिट मोल पर लीटर होगी क्योंकि हम एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं. तो PCl3 के लिए हमने लिखा, अगर वैसे समझ में नहीं आता है तो एक बार इस तरह से करके लिख लेते हैं. मोल पर लीटर लिख लिया, ये लाइन के ऊपर आ रहा है. मल्टीप्लाइड बाई Cl2 के लिए भी हम क्या लिख रहे हैं मोल पर लीटर, और PCl5 के लिए भी हम क्या लिख रहे हैं मोल पर लीटर. राइट. अब इसको अगर हम फिर से लिखें, जैसे हमने ऊपर तो एक ही सिंगल स्टेप में लिख लिया था, लेकिन अभी हम इसको अगर और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये क्या हो जाना चाहिए मोल, और लीटर कहाँ आ जाएगा नीचे. राइट. सेम वे ये जो मोल पर लीटर हमने लिखा है इसमें भी अगर हम लिखें तो दिस विल बी मोल और इनटू लीटर. और जो डिनोमिनेटर में मोल पर लीटर प्रेजेंट था उसमें से मोल तो नीचे ही रहेगा और लीटर कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में. राइट. तो ये आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो कॉमन हो रहे हैं इस तरह से उनको कैंसिल कर देंगे. मोल मोल, अब ऊपर मोल है लेकिन नीचे कोई भी मोल है नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा. 1 लीटर टर्म ऊपर है, 1 लीटर टर्म नीचे, हम कैंसिल कर देते हैं. नेट हमारे पास क्या बच रहा है इस रिएक्शन में, ये आ रहा है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स. तो ऐसी सारी रिएक्शन जहाँ डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो 1 है तो उसके लिए जो यूनिट आएगी वो हो जाएगी मोल पर लीटर. तो ये एक ऐसी रिएक्शन थी जिसमें मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर नहीं थे. अब इसका ऑपोजिट केस भी हो सकता है. इसका ऑपोजिट केस मींस इस रिएक्शन में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा आ रहे थे. हमारे पास ऐसी भी रिएक्शन हो सकती है जिसमें मोल्स जो हैं वो कम बन के आ रहे हो, यानी प्रोडक्ट्स के जो मोल्स होंगे वो कम होंगे, रिएक्टेंट्स के मोल्स ज़्यादा होंगे. राइट. और तब क्या होगा, डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी, यानी कि लेस देन 0 हो जाएगी. और ऐसी अगेन एक पॉपुलर रिएक्शन है. पॉपुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जब ये इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो 2-3 रिएक्शन ही बार बार घुमा घुमा के एग्जाम्पल में दी जाती हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ HI या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ HI.
PCl5 का डिकम्पोजिशन या PCl5 का फॉर्मेशन। और जो तीसरी रिएक्शन लिखने जा रहे हैं वो भी बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है, इस चैप्टर में कई बार आई है, और वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हमने रिएक्शन लिखी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की। N2 और H2 जब 1:3 के रेशियो में कंबाइन करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन के आती है। ये रिएक्शन है हमारे पास, हेबर्स प्रोसेस कहलाता है। हेबर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है, लार्ज स्केल पर अमोनिया हेबर्स प्रोसेस से ही बनाई जाती है। तो ये रिएक्शन हमने लिख ली। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा N कैलकुलेट करें तो टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2 माइनस रिएक्टेंट कितने हैं, यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी टोटल कितने हो गए 4। और जब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे डेल्टा N की तो वो आ रही है -2। -2 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव में जा रहा है डेल्टा N, यानी लेस देन 0 है। अब हमें यूनिट कैलकुलेट करनी है तो यूनिट हम बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने ऊपर किया कि Kc = एक्सप्रेशन लिखना अब तक आपको आ जाना चाहिए इतनी क्लासेस के बाद कि हम कैसे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। फिर से समझिए कि Kc जो है वो रेशियो कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे होता है। और कंसंट्रेशन को जब हम मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो है अमोनिया, कंसंट्रेशन को जब हम मेंशन करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं, और अगर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है तो वो रेज़ टू द पावर में चला जाएगा। अपॉन रिएक्टेंट्स की हम बात करें तो N2 और H2। अगर हमने इतना लिख के छोड़ दिया तो हमने क्या गलती करी है यहाँ तक में, हमने N2 के साथ तो 1 मोल था तो यहाँ हम 1 लिखे ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन H2 के साथ यहाँ पे 3 लगा हुआ है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी रेज़ टू द पावर क्या आना चाहिए 3, ये आ गया, राइट। अब इसके लिए जब हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर करी है। जब हम इसके लिए यूनिट कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो NH3 2 बार आ रहा है, मोल पर लीटर और मोल पर लीटर 2 बार हमने लिख लिया। नीचे N2 एक बार टर्म आ रहा है तो मोल पर लीटर एक बार आएगा, जिसमें से मोल तो यहाँ रह जाएगा और लीटर ये ऊपर चला जाएगा। फिर H2 3 टाइम्स है तो हमें 3 बार मोल पर लीटर लिखना है, मोल और लीटर को यहाँ ऊपर, फिर मोल और इसके लिए लीटर चला जाएगा न्यूमरेटर में फिर से, और तीसरी बार फिर लिखेंगे मोल पर लीटर तो मोल इनटू लीटर। ये इतने सारे टर्म्स आ गए हमारे पास। अब हम इसमें से कैंसिल करते चलते हैं, मोल मोल 2 मोल हमने कैंसिल कर दिए, 2 लीटर हमने कैंसिल कर दिए, और हमारे पास क्या बच रहा है, लीटर स्क्वायर बच रहा है अपॉन मोल स्क्वायर बच रहा है, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं मोल -2 और लीटर स्क्वायर। ये आ गया यूनिट ऐसी रिएक्शन के लिए जहाँ डेल्टा N जो है वो नेगेटिव में है। और जनरलाइज्ड अगर हम एक फॉर्मूला बनाते हैं इसके लिए तो वो जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होता है हम उसको भी देख लेते हैं। और इन जनरल जो फॉर्मूला होता है वो आता है ये Kc = हमने लिखा ये मोलर कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर डेल्टा N, राइट। अब डेल्टा N की जो भी वैल्यू है हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा N रिएक्शन के लिए 1 निकला है तो Kc क्या हो जाएगा, Kc = जो मोलर कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, राइट। और रेज़ टू द पावर डेल्टा N हो गया, और डेल्टा N की वैल्यू 1 थी तो जो यूनिट निकली वो क्या लिख ली, मोल लीटर इनवर्स। और अभी जो हमने कैलकुलेट किया था PCl5 और गिव्स PCl3 एंड Cl2, उसमें भी यही हो रहा था, डेल्टा N की वैल्यू 1 आ रही थी तो यूनिट कितनी निकली थी, मोल पर लीटर, राइट। और यहाँ पे भी यूनिट क्या आ रही है, अगर डेल्टा N 1 है, मोल पर लीटर। अब हम इसके लिए देखते हैं अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए जो यूनिट हमने निकाली है, यानी डेल्टा N की वैल्यू -2 हम लेके चल रहे हैं, और जो हमने निकाली है यहाँ पे यूनिट पूरा डिटेल में सॉल्व करके वो आ रही थी मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला से करके देखते हैं। इफ़ डेल्टा N = -2 तो Kc क्या हो जाना चाहिए, Kc हमने लिखा क्या है, मोलर कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर डेल्टा N, और मोलर कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, और रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा -2, राइट।
अब हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। -2 से हम पहले मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लीटर इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मोल मल्टीप्लाई हो जाएगा इट विल बिकम मोल इन्वर्स स्क्वायर, और जब लीटर -1 और -2 ये दोनों जो पार हैं ये मल्टीप्लाई होंगी तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और 1 × 2 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास लीटर स्क्वायर। और यही चीज़ हमने निकाली थी जब हमने बात करी थी अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए, उसमें भी यूनिट आ रही थी मोल इन्वर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर। तो डिटेल में इसलिए समझा दिया कि अगर आप वैसे करना चाहें तो आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं, और या फिर आप सिंपल इस फॉर्मूला से कि Kc = m डेल्टा n और रेज़ टू द पावर डेल्टा n से भी आप Kc की यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और Kc जो है उसकी यूनिट फिक्स नहीं होती है, बस आपको इतना याद रखना है, वेरी करती है, और अब किस पे डिपेंड करती है, रिएक्शन के टाइप पे डिपेंड करती है कि किस तरह की रिएक्शन है, उसमें डेल्टा n की वैल्यू क्या आ रही है। अब Kc किया है तो Kp के बारे में भी हमने पढ़ा था, क्योंकि लास्ट क्लास में हम Kp का डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे गैसेस का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ हो तो फिर हम Kc नहीं यूज़ करते हैं, हम Kp यूज़ करते हैं वेरिएबल। तो अब अगर हमें Kp यानी कि अगर गैसेस के प्रेशर्स दे रखे हों तो हमें Kp की यूनिट निकालनी हो तो यूनिट ऑफ Kp क्या हो जाएगी, पूरी बात लिख लेते हैं यहाँ पे, यूनिट ऑफ Kp। तो यूनिट ऑफ Kp बिल्कुल हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने लिखा था m⁻n। अब मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे आ जाएगा यूनिट ऑफ प्रेशर, और मोस्ट कॉमन यूनिट जो हम लेते हैं वो हम ATM ही लेते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर हम यहाँ रखेंगे, और रेज़ टू द पावर इसमें भी वैसे ही आ जाएगा डेल्टा n, राइट। अब यूनिट ऑफ प्रेशर अगर हमने ATM ले रखा है तो ये हो जाएगा ATM और डेल्टा n, और अगर बार ले रखा है, कई जगह पे बार भी दिया रहता है, बार जो है वो प्रेशर की ही यूनिट है, तो ये जाएगा बार डेल्टा n, राइट। अब इस केस में अगर यहाँ पे डेल्टा n की वैल्यू 0 होगी तो जब हम Kp की यूनिट निकालेंगे तो Kp हो जाएगा ATM रेज़ टू द पावर 0। अब एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1, राइट। और 1 की कोई यूनिट नहीं होती, तो इस केस में हम Kp को क्या बोलेंगे, Kp जो आएगा वो यूनिटलेस आएगा। जिस तरह से Kc यूनिटलेस आ रहा था वैसे ही Kp भी यूनिटलेस होगा। और अगर डेल्टा n की वैल्यू 1 है तो उस केस में Kp = क्या होना चाहिए, ATM और रेज़ टू द पावर 1, तो Kp की यूनिट आ जाएगी ATM। तो दिस इज़ द फॉर्मूला थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट द यूनिट्स फॉर Kc एंड Kp। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को समझ लिया। अब बेसिकली ये चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। अगर आपसे पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल तो डेफिनेटली पूछा जाता है, तो जितना हमने अभी तक पोर्शन कवर किया है उस पे बेस्ड NCERT की हम एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। दिस इज़ NCERT एक्सरसाइज नंबर 7.1, यानी जो 7th यूनिट है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 1 मार्क या 2 मार्क में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2NH2 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशंस मिले हैं यहाँ पे उनकी बात हो रही है, और इक्विलिब्रियम मिला किस पे है, 500 केल्विन पे मिला है। केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हमारे पास इस टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, ये टेम्परेचर सिर्फ इसलिए दिए होते हैं ताकि ये पता रहे कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हुआ है, और हमें इसको कहीं यूज़ नहीं करना है। अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें कहीं पे भी टेम्परेचर टर्म नहीं आया है, राइट। तो इक्विलिब्रियम पे हमें क्या क्या कंसंट्रेशन मिला, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ये है, मोलारिटी यानी कैपिटल M बना हुआ है, मोल पर लीटर में दे रखा है, और स्क्वायर ब्रैकेट भी लगे हुए हैं, वो अगेन मेंशन कर रहा है मोलर कंसंट्रेशंस को। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ये है और अमोनिया का कंसंट्रेशन ये है। उन्होंने सिंपली कहा है कि हमें Kc कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इनिशियल और बेसिक सी प्रॉब्लम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो कुछ नहीं करना है हमें, Kc को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले रिएक्शन को लिखना है, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे नहीं दी है, सिर्फ बताया है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात हो रही है। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कि हमने रिएक्शन लिखी थी कि N2+3H2 और रिवर्सिबल एरो बनाने हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, गिव्स 2NH3। ये रिएक्शन आ रही है। जब तक आप रिएक्शन बैलेंस नहीं लिखेंगे आप Kc को प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि Kc में हम जब कंसंट्रेशन टर्म लिखते हैं तो रेज़ टू द पावर एक नंबर भी आता है जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, और यहाँ इस रिएक्शन में स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आए हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वॉट एवर इज गिवन इन प्रॉब्लम। अब वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kc।
Kc इज इक्वल टू कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऊपर आते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में होते हैं NH3 और स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा N2 और मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि प्रोडक्ट होता है, और H2 रेज टू द पावर 3। अगर एक्सप्रेशन आपने सही लिखा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है, आपको सिंपली वैल्यूज़ रखनी है और हम Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अमोनिया का कंसंट्रेशन हम यहाँ प्रॉब्लम से लेंगे कि कितना कंसंट्रेशन दे रखा है, 1.2 इंटू 10⁻² मोलर। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ अमोनिया जो है वो रेज टू द पावर 2 है या स्क्वायर है, तो जो भी कंसंट्रेशन हम लिखेंगे वो स्क्वायर में ही आएगा। उसको मिस अगर आपने कर दिया तो कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे। अपॉन नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन भी हम ऊपर से लेंगे, डेटा हमको प्रोवाइडेड है 1.5 इंटू 10⁻², और हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो है 3 इंटू 10⁻² रेज टू द पावर 3। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी Kc की वैल्यू होगी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी जो हमसे प्रॉब्लम में पूछी गई है। ये आएगा आंसर सॉल्व करके 3.55 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। अब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और CBSE में स्पेसिफिकली, क्योंकि बोर्ड में बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको यूनिट के साथ आंसर लिखना है, और अगर यूनिट के साथ आप आंसर नहीं लिखते हैं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भी हमें यूनिट लिखनी है, Kc की क्या यूनिट होगी उसके लिए हमें डेल्टा n देखना होगा। डेल्टा n कितना आ रहा है, 2 - 4 इज इक्वल टू -2। अभी हम पीछे भी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं कि -2 के केस में यूनिट क्या होती है, मोल इन्वर्स स्क्वायर और लीटर स्क्वायर होती है, निकालना हमने सीखा है, इसलिए अब उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सीधे यूनिट लिख लेते हैं, मोल इन्वर्स स्क्वायर और लीटर स्क्वायर। हो गया, Kc हमारा सॉल्व होके आ गया। अब इसके बाद की NCERT में जो प्रॉब्लम्स हैं 7.2 एंड 7.3 वो बिल्कुल ऐसे ही बेस्ड है, यानी जिस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है फर्स्ट वाली, वैसे ही सेकंड और थर्ड सॉल्व होंगी, राइट। फोर्थ वाली थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसलिए फोर्थ वाली को लिख लिया है यहाँ पे कि फोर्थ वाली प्रॉब्लम क्या है। वैल्यू ऑफ Kc दी है एट 800 केल्विन फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन आ रही है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है। इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, CO का और H2O का, मतलब जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है उसका, राइट। ऊपर हमें Kc निकालना था, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस दिए थे, और यहाँ ऑपोजिट है, हमें Kc दे रखा है, हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस निकालने हैं। और उन्होंने कुछ इफ़ करके आगे ऐड किया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। इफ़ ओनली CO and H2O आर प्रेजेंट इनिशियली एट कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर ईच या मोल पर लीटर ईच, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है CO और H2O का वो यहाँ पे हमको गिवन है, और हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस निकालने हैं। अब देखिए हम इस तरह की रिएक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं अगर हमें रिएक्शन के लिए Kc लिखना हो और वैल्यूज़ निकालनी हो। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ रिएक्शन तो ऑलरेडी दे रखी है, CO प्लस H2O gives CO2 प्लस H2। सबसे पहले हम रिएक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या आएगा उसको समझिएगा। हम लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम। अब हम इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी हमारी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है और हम जितना कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं, यानी जितना कंसंट्रेशन हमने इनिशियली अमाउंट ले रखे हैं रिएक्टेंट के, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 मोलर ईच था हमारा, तो हम 0.1 लिख लेते हैं यहाँ पे, और वाटर भी कितना है 0.1। CO2 और H2 का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन अभी हमने स्टार्ट करी नहीं है, हमने इतना कंसंट्रेशन लिया है, प्रोडक्ट्स तो हमारे बने ही नहीं होंगे, तो जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा 0 और 0। कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी होगी 0 मोल्स, और हाइड्रोजन भी कितनी होगी 0 मोल्स। अब इक्विलिब्रियम पे क्या कहानी होगी, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट के कुछ मोल्स कंबाइन करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब हमें नहीं पता कि कितने मोल्स रिएक्शन के बेसिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। हम वो अज्यूम कर लेते हैं कि वो X मोल्स हैं जो बना रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को। अब जो X मोल्स हैं वो इसी 0.1 जो हमने इनिशियल मोल्स लिए हैं उसी में से ही
माइनस होंगे या उसी में से ही कंज्यूम होंगे। तो इक्विलिब्रियम पे जब हम CO की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, 0.1 माइनस एक्स। कैसे आया ये चीज़, हमने कैसे लिखी, 0.1 हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ले रखा है और इसमें से जो x मोल्स हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गए। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास CO का कंसंट्रेशन कितना बचेगा, 0.1 माइनस एक्स। और यही वाटर के साथ कहानी होगी, H2O के साथ इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बचेगा 0.1 माइनस एक्स। और यहाँ जो CO2 और H2 है वो दोनों x मोल्स बन जाएंगे, यानी 1 मोल ईच। यहाँ पे भी 1 है और H2 के साथ भी 1 है, तो 1x और 1x या फिर x मोल ईच जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब जब हम इसके लिए Kc लिखेंगे तो Kc कैसे आएगा, Kc इज इक्वल टू CO2 और H2 हमारे प्रोडक्ट्स हैं तो वो ऊपर आ जाएंगे, CO2 और H2, और कार्बन मोनोऑक्साइड या CO और H2O वो यहाँ नीचे आ गए। ये हमने Kc के लिए लिख लिया एक्सप्रेशन। अब हमें सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, राइट। तो Kc की वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दे रखी थी 4.24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO2 का कंसंट्रेशन कितना है x, H2 का कंसंट्रेशन कितना है x, तो x इंटू एक्स हो गया, अपॉन CO का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 माइनस एक्स, और वाटर का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 माइनस एक्स। अब सिंपली हमें कुछ करना नहीं है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो हमने x की वैल्यू ही एज्यूम करी थी, CO2 और H2 का कंसंट्रेशन, और जो CO लिया था 0.1 उसमें से हम x को माइनस कर देंगे तो CO और H2O के हमें इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन मिल जाएंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अब ये सिंपल है, जिसमें हमें थोड़ा सा मैथ सप्लाई करनी है और इसको सॉल्व करना है। जैसे हमने ये लिखा है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4.24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और नीचे भी जो हमारे पास है वो है 0.1 माइनस एक्स, और 0.1 माइनस एक्स इट कैन बी रिटन एज 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और उसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 4.24 इज इक्वल टू, अब हम इस पूरे का अगर स्क्वायर रूट लेंगे और इसको फिर अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन 0.1 माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक आप बात को समझ गए होंगे। और 4.24 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो इट विल बी, वैल्यू आएगी 2.06 इज इक्वल टू x अपॉन 0.1 माइनस एक्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर इसको तो ये हो जाएगा 2.06 और 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। और अब अगर हम x को सॉल्व करें इसमें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए वो सॉल्व करके देख लेते हैं। x की वैल्यू आ रही है 0.067, तो x की वैल्यू इतनी आ गई। अब कोई प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं है, हमें कंसंट्रेशन किसका निकालना है, पहले हम CO का निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 0.1 माइनस एक्स था तो 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0.067, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ CO मिल जाएगा। और ऐसे ही हम हाइड्रोजन का वाटर का, CO2 का और H2 का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। जितना CO का कंसंट्रेशन आया है उतना ही यहाँ एंड करके लिख लेते हैं एंड H2O, क्योंकि दोनों का क्या है 0.1 माइनस एक्स, तो 0.1 जो कंसंट्रेशन था उसमें से हमें x माइनस करना है, ये किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.033। और कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2 निकालना है तो वो कंसंट्रेशन x था, x की वैल्यू कितनी आई है 0.067, तो इन दोनों का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.067 मोल पर लीटर। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बस आपको क्या समझना है, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल इसी पैटर्न पे ही होंगे। अगर कुछ इनिशियल कंसंट्रेशंस दे रखे हैं तो आपको बिल्कुल इसी तरह से ही एक्सप्रेशन लिखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कि इनिशियल कंसंट्रेशन आप लेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन आ रहा है, और इक्विलिब्रियम पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने लिए होंगे उसमें से कुछ मोल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट किए होंगे, तो वो जो कुछ मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं को ही हमने यहाँ पे एक्स अज्यूम किया है। और उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम पे सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर लिए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।